और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे। वीडियो सामने आते ही सबके मन में सवाल उठा कि आखिर तेजस्वी यादव को क्या हुआ। तो बता दें कि इसका जवाब भी सामने आ गया है। दरअसल करीब 8-9 दिन पहले बीते 25 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ठोकर लग गई थी, जिसकी वजह से उनके पैर के अंगूठे के नाखून उखड़ गए थे। इसकी जानकारी पार्टी की ओर से दिया गया था और अब इस व्हीलचेयर के साथ तेजस्वी यादव जो है वो विधानसभा पहुंचे। ठोस लग गया, नाखून में ठोस लग गया। ऑपरेशन करवाएं। नाखून है नहीं, नाखून नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। चलता है उनको कई चोट लगे। अब बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मीसा भारती समेत आरजेडी सांसदों ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और नीट परीक्षा के उम्मीदवार की मौत के मामले को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मीसा भारती ने कहा कि जिस खौफ का हवाला देकर मौजूदा सरकार बनी थी, आज वैसे ही घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। छात्रा को न्याय दो, नीट की छात्रा को न्याय दो। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना हुआ है, उस पे सरकार कोई बात नहीं करती है। जिस तरह से नीट छात्रा के साथ, तो आखिर महिलाओं के साथ बिहार में हो क्या रहा है? महिलाओं के साथ डबल इंजन की सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, और जब बेटियां अपने घर से निकल के पढ़ने जाती हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई करनी होगी। काफी समय बीत चुका है और परिवार की ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो आखिर सरकार सीबीआई इंक्वायरी देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रही है? आखिर सीबीआई तो उनके अधीन ही है ना। और आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें नीतीश सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जा रही है और बेहतर काम करने वाली महिलाओं को आगे 2 लाख रुपए तक का सहायता दी जाएगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ने से 1 करोड़ 24 लाख लोगों के फायदे हो रहे हैं, ये भी बताया। वहीं विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने में जुटा दिखा। नीट छात्र हत्याकांड, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। आज बिहार में जो सत्ता में लोग आए, जहां 202 मैंडेट दिया गया, वहां सरकार लगातार नाकाम है प्रशासन के रूप में। आप देखिए तो लगातार बिहार में महिलाओं का और लड़कियों की असमत लूटी जा रही है। मुख्यमंत्री जी खामोश है। मुख्यमंत्री जी बोल क्यों ले रहे हैं? क्या बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं? क्या पटना पुलिस पर भरोसा नहीं? तो सीबीआई जांच की मांग तो पहले से विपक्ष ही करते रहा, परिवार के लोग करते रहे। आप देखिए ना कि लगातार सीबीआई नवरुपा कांड जो हुआ दिल्ली का बहुचर्चित कांड, उसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया। तो ये तो लीपापोती है ना। पटना पुलिस पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? बिहार पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? जहाँ तक महिलाओं को सशक्तिकरण करने की मामला है, नीट छात्रा के साथ कोई न्याय नहीं मिला और महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों के साथ कोई रोजगार नहीं मिल रहा, केवल घोषणा है और घोषणा से सरकार ये चल रही है। और पता नहीं बिहार के लोग कब सोचेंगे। हमको तो लगता है कि इस बार बिहार के लोग काफी सोचे जरूर थे, लेकिन ईवीएम का जो खेला हुआ उसमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ईवीएम के खिलाफ चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। खासकर नीट परीक्षार्थी रेप हत्या मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने सवाल उठाया कि क्या बिहार सरकार राज्यपाल का अभिभाषण में नीट छात्रा की हत्या का अभिभाषण में चर्चा करवाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नीट के छात्रा के साथ में जो दरिंदगी हुआ, रेप करने के बाद उनको मर्डर किया गया और वो रेपिस्ट मर्डर करने वाले अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, प्रशासन पुलिस प्रशासन भी हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। अब तक उन लोगों के साथ में किसी तरह का कोई न्याय पीड़िता परिवार को नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा मांग है कि अभी 1 घंटे के बाद माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अगर इसको अभिभाषण में शामिल किया गया है तो बड़ी अच्छी बात है।
अगर अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है तो इसको अभिभाषण में शामिल करें और इसको सदन में इसका चर्चा हो। बिल्कुल वही मकसद है, पिता वो बुला करके उन लोगों के साथ में बातें करना और बताना कि ऐसा नहीं ऐसा करो। ये पूरी तरह से जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग रेप किए हैं, जो मर्डर किए, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल पुलिस पूरी तरह से फेल्योर है, 100% फेल्योर है बिहार में, जिसके वजह से, जिसके कारण से पूरे बिहार के अंदर में आए दिन रेप, मर्डर, आत्महत्या, इस तरह की हत्याएं हो रही है, रेप कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है बिहार में। और बिहार बजट और केंद्र सरकार के बजट पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं, जहां तेजस्वी यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव था तब मधुबनी की साड़ी पहनी थी और अब तमिलनाडु चुनाव से पहले तमिलनाडु की साड़ी पहन ली है। उन्होंने इस बजट से जुड़ी रणनीति और चुनावी संदेश से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस बजट को आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए इस बजट बताया। ये खास लोगों का बजट है, गरीबों के लिए और किसानों मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है। और बिहार के साथ तो फिर से एक बार धोखा हुआ, बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। झोली भरकर वोट बिहार देता है और जब केंद्र सरकार बजट में बिहार पर कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इस बजट से आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ना तो कोई स्लैब में बदलाव हुआ, टैक्स स्लैब में, ना कुछ ऐसा सरकार का नीति है। अब 2047 की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो अभी उसके इंतजार में लोग भूखे रहेंगे। ये बजट सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं। बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने सीमांचल के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अख्तरुल इमान ने सीमांचल की तरक्की के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे और दावा किया कि 20 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने एनडीए सरकार को फिजदी सरकार कहा है। शर्मसार हुआ बिहार, उसके बावजूद भी कोई बात इस पर नहीं आ सकी है। और जो सीमांचल का क्षेत्र है सबसे पिछड़ा है। अभी केंद्र ने भी 3 एम्स के ब्रांच कायम करने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई स्पेशल वहां पर ट्रीटमेंट के लिए कि क्या वजह है कि सीमांचल में कल कारखाने नहीं है, केमिकल का कोई रिसाव नहीं है, चिमनी के कोई धुएं नहीं है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ गैस्ट्रो के बीमार सबसे ज्यादा है। वहां पर क्या कहते हैं, कैंसर के बीमार सबसे ज्यादा है। महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि 30% लोग, 10% पॉपुलेशन और 30% कैंसर के रोगी सीमांचल से आते हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, 2005 के पहले की बात हो रही थी, बहुत कम काम हुआ है। अरे ये लोग पुरानी गाथा कह रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी का नई क्रांति आई, उसको क्या किया है? कुछ भी नहीं कर सके। 20 साल का अरसा बहुत बड़ा, ये पूरा एक जनरेशन का मामला है और 20 साल में अभी तक ये कॉलेज को ठीक नहीं कर सके हैं और लोगों को दवा नहीं दे पा रहे हैं। आप जाकर के देखिए, या पटना के जितने भी इन्होंने ये किया, अपग्रेड किया है, पीएमसीएच को अपग्रेड किया, एनएमसीएच को अपग्रेड किया, आईजीएमएस को अपग्रेड किया, तांता लगा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। इन 20 सालों के दरमियान में ये लोग प्रशासन सुधार नहीं कर पाए। आज ये कह रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे हर प्रखंड में। कहीं 35 पंचायत का एक प्रखंड है और कहीं 15 पंचायत का एक प्रखंड है। ये प्रशासनिक विषमता है कि नहीं है? तो प्रशासन सुधार नहीं कर पाए हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है, विसर्जी सरकार है। धार्मिक उन्माद के सहारे, जाति समीकरण के सहारे सरकार चल रही है। बिहार के लोगों का कोई उत्थान थोड़ा हो पा रहा है। और आज से बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। गोपालगंज जिले भर से लगभग कुल 50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके लिए जिले में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि गोपालगंज सदर अनुमंडल में 18 और हथुआ अनुमंडल में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की गई है और प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथुआ मंडल अंतर्गत हथुआ एवं मीरगंज में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सारे छात्रों को फिजिकल के बाद परीक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने की स्पेशल नियुक्ति की गई है। लोगों से अपील की जाती है, छात्राओं से अपील की जाती है कि
ये शांतिपूर्वक और बिना नकल के परीक्षा का परीक्षा दें। और शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी हां, पाटलिपुत्र रेल थाना पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्कर के खिलाफ खुलासा किया है और पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के पास अलग अलग जगहों पर लगभग 95 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनमें से 3 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। जी हां, तलाशी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन और करीब 40,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कई आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे पहले भी शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं। स्पेशल रेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सीमांचल एक्सप्रेस पे हम लोगों ने रेड किया था। सीमांचल एक्सप्रेस में रेड के क्रम में कुल 11 शराब तस्करों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन 11 शराब तस्करों में से 9 महिला तस्कर हैं, 1 कोच अटेंडेंट है और 1 पुरुष तस्कर है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 9 महिला जो तस्कर हैं, ये मुख्य रूप से सिमरिया घाट बेगूसराय की रहने वाली हैं, कुछ पटना की रहने वाली हैं, कुछ नालंदा की रहने वाली हैं। और इन 9 में से 7 महिला तस्कर जो हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो पूर्व में भी चकिया थाना बेगूसराय, बरौनी थाना बेगूसराय, बक्सर रेल थाना, दानापुर जीआरपी थाना से पूर्व में भी जेल जा चुकी हैं। सभी के विरुद्ध आपराधिक इतिहास है, कांड दर्ज है, शराब के परिवहन में कांड दर्ज है। तो मुख्य रूप से ये एक अंतर जिला गिरोह है, जो कि दिलदार नगर से लेकर के दानापुर, पटना जंक्शन, मोकामा तक शराब का परिवहन करने का कार्य करता है। अब बिहार के भोजपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कोइलवर थाना क्षेत्र के पुराना हरिपुर गांव के पास सोन नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद 13 वर्षीय लाडो कुमार का शव नदी से बरामद कर लिया गया है, जबकि 20 साल के विशाल कुमार और 15 साल के गौरव कुमार की तलाश अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे और गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। घटना के बाद इलाके में मातम है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा जो आया था नहाने के लिए, 3 बच्चा के साथ लगभग 5-6 बच्चा था। अच्छा। उसमें 3 बच्चा में मतलब 3 बच्चा डूब गया। जो और जो बच्चा था वो सब मतलब अगल बगल हो गया। नहीं, 3 बच्चा ही है लगभग। एक बच्चा जिसका उम्र लगभग 18 मतलब 20-21 के लगभग होगा। एक का? हाँ, एक का। और बाकी जो नीचे लगभग वही 15 का या 10 या 12 लगभग बच्चा जो है। जो 18-20 का है उसका क्या नाम है? उसका नाम विशाल है, उसका पिता नाम शशि कुमार है। हम ना रही गाँव पर। अच्छा। हम मैंने ग्रामीण चिकित्सक है। इलाज करे खातिर गाँव में निकल रही, जने तने दूर चल गई रही। ओकर बाद फोन गई कि ऐसे ऐसे भाई भाई लड़का रहता रहा हॉस्पिटल में। कहाँ आ रहा है? डॉक्टर एस कुमार के पास। डॉक्टर एस कुमार के पास कहाँ? नवादा चौक पर। क्या नाम वाले के? विशाल कुमार। उनके साथ और कोई 2 लड़का सुन जाता? हाँ, तो 2 लड़का गाँव के ही है। उनका वो लोग के नाम पता बा? ना, अभी हम बाहर से बाहर आ रहे हैं सोन में। अच्छा, राउरे लड़का हुआ जी। क्या सूचना मिलल है? कि विशाल जौन रहे डूब गई नदी में, सोन नदी में। जी। कौन जगह भाई? सोन नदी 64वां घाट। 64वां घाट पड़ल है।